नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। अभी तक लगातार भारत पाकिस्तान का जो वार चल रहा था, जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस पे हम लोग इतना व्यस्त हो गए हैं कि अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं। और देश की बात है, जाहिर-सी बात है, हम लोग को व्यस्त होना भी चाहिए, पल-पल की अपडेट बिल्कुल रखनी चाहिए। लेकिन उस अपडेट के साथ हमें अपने आप को भी अपडेट रखना पड़ेगा, ताकि एग्ज़ाम में जो आते हैं उसमें हम कहीं पीछे ना हो जाएँ औरों की अपेक्षा। तो हमें पढ़ाई तो 100% करनी है। आज हम लोग जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, ये तो पुलिस लाइन में तो 100% आपका पूछा ही जाता है, वो चाहे कांस्टेबल हो, चाहे यूपीएसआई हो। एसआई में जब आप मूल विधि का सिलेबस देखेंगे तो उसमें तो साफ-साफ इनका वर्णन होगा, आपको नज़र आएगा, जिसमें वन संरक्षण अधिनियम, जल संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तीनों का आपको साथ-साथ बिल्कुल वर्णन समझ में आएगा, जिससे आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। साफ सिलेबस में भी आपके लिखा हुआ है। हम लोग सबसे पहले ही नॉर्मल बात कर लेते हैं इसी थंबनेल से। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972 का है, जल संरक्षण अधिनियम 1974 का है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। अच्छा, हम लोग बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है, इसको लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी होती है, आपको पता है। उसी की वजह से 2 साल बाद 1986 में हमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम चालू करना पड़ा। और इसमें अगर प्रमुख घटक माना जाए तो भारत था। कई देशों ने सहयोग किया है, लेकिन जो प्रमुख घटक है वो कौन है? भारत है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है। देखिए, पर्यावरण प्रदूषक जो है, ये जो धारा है, धारा 2 के का में इसका वर्णन है, परिभाषा दी गई है पर्यावरण की, धारा 2 के का में। पर्यावरण प्रदूषक से तात्पर्य क्या है? ऐसे ठोस पदार्थ जो विद्यमान है, ठीक है, ऐसे द्रव पदार्थ जो सांद्रता है, ऐसे गैसीय पदार्थ या जिसका क्षतिग्रस्त होने संभावना है या क्षतिग्रस्त होने संभावना है, क्षतिग्रस्त। बेटा देखो, पर्यावरण में वो चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, तीनों के तीनों आपके पर्यावरण प्रदूषक के अंदर आते हैं। पर्यावरण जो परिभाषा है वो आपकी धारा 2 के का में, पर्यावरण अधिनियम 1986 के धारा के 2 के का में या 2 के ए में इसका वर्णन किया गया है। पर्यावरण, देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है आपका, वो किस परिभाषित, उसकी किस धारा में इसकी परिभाषा की गई है। तो धारा 2 के का में इसका परिभाषा की गई है। वहीं पर हम लोग बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण की। देखिए, पर्यावरण की जो परिभाषा है वो 2 के का में है, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण बोल दिया जाए तो उसकी 2 के सी यानी 2 के गा में। ध्यान से, पर्यावरण क्या होता है इसमें ये बताया गया है, और 2 के सी में बताया गया है पर्यावरण प्रदूषण के अंदर किसको किसको रखा जाएगा। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण के जल, वायु और भूमि के तहत वायु एवं भूमि और के बीच में अंतर संबंध के शामिल करने की परिभाषित किया गया है। अब देखिए, जो इसके बीच में जो समझौता हुआ है उसमें आपको मनुष्य को रखा गया है, अन्य जीवित प्राणी को रखा गया है, पौधे रखा गया है, सूक्ष्म जीव और संपत्ति को भी रखा गया है। यानी ऑप्शन ए एकदम सही होगा। और इसका अगर पूरा वर्णन देखोगे तो जो धारा 2 का है, इसमें साफ साफ ये सारी चीज़ें लिखी हैं। जो आप परिभाषा जब देखोगे, पर्यावरण परिभाषा, उसमें सारी चीज़ें लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि पर्यावरण के तहत वायु एवं जल तथा वायु एवं भूमि तथा जल, वायु एवं भूमि और मनुष्य, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव और संपत्ति के बीच अंतर संबंध। एग्जामिनर कई बार डायरेक्ट पूछा, अंतर संबंध किसके किसके बीच में है? किसके बीच में? मनुष्य, अन्य जीव प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव, संपत्ति आदि सब। ठीक है। अब ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? देखिए, टोटल अगर लोग बात की जाए तो टोटल इसमें 17 लोग होते हैं, जिसमें एक चेयरमैन होता है और 16 सदस्य होते हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी, टोटल 17। अगर टोटल पूछेगा, टोटल लिखा होगा 16 लोग थे, 17 लोग, तो आपका आंसर आएगा 17। लेकिन वहीं पे आपको अलग लिख दिया है कि एक चेयरमैन, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पर्यावरण के बारे में उपबंध बताया गया? देखिए, पर्यावरण के बारे में अगर बात होगी तो जो आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इसको हम लोग सूक्ष्म या लघु संविधान भी बोलते हैं। किस संविधान संशोधन को? 42वां संविधान संशोधन सन 1976 को। इसी के तहत पर्यावरण वगैरह के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य में भी पर्यावरण का उल्लेख है, राजकीय निदेशक तत्व में भी पर्यावरण का उल्लेख है, कई जगह पर है। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, छत्रधारी की बात हो रही है, यानी अम्ब्रेला की बात की जाए तो अम्ब्रेला किसके तहत है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। याद रखिएगा, छत्रधारी कानून यानी अम्ब्रेला जो लेजिस्लेशन है, ये किसके तहत है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पर्यावरण के संबंध में पूर्ण दायित्व का सिद्धांत। अभी मैंने बताया था, पर्यावरण 1984 में भोपाल गैस त्रासदी होती है, और 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद ही 1986 में भारत के द्वारा सिद्धांत किया जाता है। तो इसका जो सिद्धांत का जो पूर्ण दायित्व जो है वो भी किसके पास रहेगा? भारत के पास। अच्छा, हम लोग बात करते हैं, जो हमारा संविधान है हमारे देश का, वो तो लचीला है, सरल है, लचीला हुआ है, लेकिन जो पर्यावरण के सिद्धांत अगर कोई भी काम आएगा तो वो कठोर है। ठीक है, याद रखिएगा, पर्यावरण के सिद्धांत पे अगर कोई भी निर्णय, डिसीजन आता है या इसके खिलाफ कोई भी सजा आपको मुकदमा मिलती है तो कैसा मिलेगा? कठोर दायित्व के सिद्धांत पर मिलेगा, काम करता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? अब देखिए,
असंगत औद्योगिकरण, बिल्कुल सही है, बेतरीके वाले जो औद्योगिकरण है वहाँ से पर्यावरण होता ही है। जो अनियंत्रित जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, जैसे पर्यावरण, भाई जनसंख्या पहले 5 लोग थे तो 5 लोगों के पास 5 गाड़ियाँ थी, अब 50 लोग हैं, 50 लोगों के पास 100 गाड़ियाँ हो गई हैं। एक गाड़ी से किसी का पेट भरता नहीं है, बाइक भी रखेगा, वो कार भी रखेगा, जाहिर सी बात प्रदूषण फैलाएगा। फिर आधुनिक प्रौद्योगिकी, भाई आधुनिक तो जाहिर सी बात है वहाँ से भी प्रदूषण होता है, कहीं फैक्ट्री से धुआं हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है तो वहाँ से भी होता है। यानी इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कहता है, ऐसे पदार्थ या निर्मित जो अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों का हथालने के कारण मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्मजीव, संपत्ति और पर्यावरण के आपहीन करित कर सकती है, वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? पर संकटमय पदार्थ। ये अभी कुछ याद है, अभी मैंने पढ़ाया था ये कुछ, तो पर संकटमय पदार्थ ये होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषक की जो परिभाषा है वो किस में है? पर्यावरण प्रदूषक की परिभाषा 2 के खा में। पर्यावरण की परिभाषा बोली जाए तो 2 के का में है। पर्यावरण प्रदूषण, याद रखिएगा, प्रदूषण, अगर प्रदूषण हो तो 2 के गा में है, प्रदूषक हो तो 2 के खा में। ये घटना चक्र की सीरीज है, कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो मैंने अपने मन से बनाए हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। आप कोई भी घटना चक्र जो बुक होती है लास्ट ईयर वाली, आप उसको उठा के देख सकते हैं, वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 2 के का में है पर्यावरण की परिभाषा। भारत ये किसमें है? 1986 जो अधिनियम है आपका, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में धारा 2 के का के तहत पर्यावरण की परिभाषा, 2 के खा के तहत पर्यावरण प्रदूषक का कबूतर, फिर उसका प्रदूषण 2 के गा में। बात क्लियर है? आगे आ जाओ। अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की उद्देशिका के अनुसार इसका उद्देश्य क्या है? अच्छा, उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध को पूर्ण करना तथा पर्यावरण संरक्षण में सामान्य विद्यमान करना, बिल्कुल सही है। चाहता है मानव, जीव, वनस्पति और संपत्ति के परिसंकट से बचाना, अभी मैंने बताया था परिसंकट वाला, परिसंकट बोलते हैं उसको, तो उसको बचाना ये भी उसका काम है। पर्यावरण का संरक्षण करना होता है, उनके सुधार भी करना है, तो इसका ऑप्शन कौन सही जगह? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। किसी पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन, पैकेज, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रह, विनाश, संपरिवर्तन, विक्रय के लिए प्रस्थान, अंतरण या वैसी ही सक्रिय है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? अब देखिए, हथालना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको रटने ही पड़ेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के धारा 2 के घा में इसका वर्णन है, 2 का 4 या 2 का घा या 2 का डी, इसमें इसका वर्णन किया गया है। बात क्लियर है कि हथालना जो हैंडलिंग है इसकी परिभाषा पूरी दी गई है, उसी में ये सारी चीज़ें दी हैं 2 के डी में। लेकिन 2 का डी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको इतना रखना है कि ये चीज़ें जो है ये किसके सक्रिय होते हैं, तो हथालने यानी हैंडलिंग के अंतर्गत सक्रिय होते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस तिथि को प्रवृत्त हुआ था? तो ये हुआ था बेटा 19 नवंबर 1986 को। 19 नवंबर 1986 को ये प्रभावी था, जबकि इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे 23 मई 1986। 23 मई 1986 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन ये भारत में पूरी तरीके से प्रवृत्त है, लागू कब हुआ? तो 19 नवंबर 1986 को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का विस्तार जो है ये संपूर्ण भारत पे है। पहले जब जम्मू कश्मीर को यूटी नहीं बनाया गया था तब जम्मू कश्मीर पे नहीं लागू था, लेकिन वर्तमान में पूरे भारत, संपूर्ण भारत पर विस्तार इसका हो चुका है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रकृति, पर्यावरण आदि की रक्षा करने का मूल कर्तव्य के रूप में, तो भाई मूल कर्तव्य कहाँ पे है? 51 के का में। 51 के का में किस नंबर पे है? 6वें नंबर पे है, ये लिखा हुआ है। 51 के का में जो 6वें नंबर का आपका मौलिक कर्तव्य है उसमें आपको लिखा है कि आपको पर्यावरण की रक्षा करनी है, ये आपका मौलिक कर्तव्य होगा, ये करना ही है आपको। पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति किसमें निहित है? उपाय करने की शक्ति हमेशा केंद्र सरकार में निहित है, तो याद रखना पर्यावरण का जो संरक्षण है इसमें सुधार वगैरह जो करता है कौन करता है? केंद्र सरकार। कैसे याद कैसे रखना भाई? 1984 में जब घटना हुई थी भोपाल वाला, तो 1986 में इसका गठन हुआ, तो ऐसी बात है गठन राष्ट्र तो करेगा नहीं, करेगा कौन? केंद्र करेगा, तो इस पे उपाय सुधार भी कौन करेगा? केंद्र करेगा, ऐसे याद रख लेना। भारतीय संविधान के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? पर्यावरण से संबंधित आर्टिकल 48 का ए। 48 का ए जो है ये पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है कि राज्य सरकार का कर्तव्य है उसकी सुरक्षा वगैरह करना। ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है आपका आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, उसी में ये आपका वर्णित है।
और एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, शायद ये भी 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के तहत ही जोड़ा गया था। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे 90% श्योर हैं हम कि इसी के तहत इसको जोड़ा गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय हैं? कुल धाराएं हैं 26 और जो लेशन है 4। धाराएं क्या होती हैं? जो अंदर एक टॉपिक होते हैं, टॉपिक हैं इसमें 26 और अध्याय होते हैं लेशन। तो लेशन कितने हैं? 4। क्लियर है? आगे आ जाओ। पर्यावरण प्रदूषक किस रूप में कार्य करता है? अभी मैंने बताया था जो पर्यावरण प्रदूषक है वो ठोस में भी होगा, द्रव में भी होगा, गैस में भी होगा। तो किस में काम करेगा? डी में। वीडियो को बैक ना करिएगा, थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालिए और बताइएगा पर्यावरण प्रदूषक जो है वो किस आर्टिकल के तहत काम करता है, मतलब सॉरी किस धारा में पर्यावरण प्रदूषक की परिभाषा है। अभी मैंने बताया था। वीडियो को पॉज करके मन में सोचिएगा, वीडियो बैक बाद में करिएगा, पहले सोचिएगा। इससे क्या होता है? आपको सोचने की क्षमता बढ़ती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? देखो, प्रयोगशालाएं जो होती हैं वो भी केंद्र सरकार ही चालू करेगी भाई। इस पर जो सलाह वगैरह होगा वो भी केंद्र सरकार करेगी, उपाय जो है वो भी केंद्र सरकार करेगी। इस पर जो प्रयोगशाला है वो भी केंद्र सरकार ही करेगी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है जो कोई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गए निर्देशों के किसी पालन करने के लिए असफल रहेगा, यानी या उसकी बात नहीं मानता है, तो ऐसी में उल्लंघन का दंड क्या होगा? इसका दंड होगा 5 साल की, एक तो इसमें देखो बताते हैं 5 साल तक का इसमें जेल हो सकती है। उसके बाद 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी होता है। तो 5 साल 50,000 ये होगा नहीं, 7 साल ये होगा नहीं, 5 साल और 1 लाख। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। 5 साल तक की आपकी जेल हो सकती है यानी कारावास होता है, तथा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या कई बार स्थितियों में दोनों आपसे ले सकता है, जेल भी आपको करा सकता है, 1 लाख रुपए जुर्माना भी कर सकता है। तो भैया पर्यावरण कभी उल्लंघन ना करना। गाँवों में होते हैं ना, खेती वेती, पता चला खेती थी, घर के बाहर एक पेड़ था, लड़ाई हुआ, पेड़ काट दिया। तो ये सब पेड़ वगैरह कुछ ना काटना भाई, पता कर लेना, कहीं पता चले किसी ने कुछ खोद दिया तो तुम जेल चले गए। अच्छा, ये धारा 15 में इसका वर्णन भी है। आ जाओ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों के लिए कंपनियों के व्यवसाय संचालन के सीधे रूप से प्रभारी जिम्मेदारी व्यक्ति को किसके तहत दोषी माना जाता है? तो धारा 16 के तहत। ठीक है, धारा 16 के तहत कंपनी को दोषी माना जाता है। याद रखना, एकदम बिल्कुल गांठ बांध लेना, धारा 16 के तहत। अच्छा, जल में जब बात करोगे तो धारा 17 के तहत। पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम 1986 के तहत धारा 16 के तहत। ठीक है, आ जाओ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस घोषणा के परिप्रेक्ष्य में पारित किया है? अच्छा, क्या ऐसा हुआ था कि उसको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाना पड़ा? ठीक है, सबसे बड़ी बात करें तो किसके परिप्रेक्ष्य में? स्टॉकहोम की घोषणा जो हुई थी उसमें किया गया। हुआ क्या, जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित एक संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीय पर्यावरण का सम्मेलन हुआ था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन में भारत ने इस सम्मेलन में हिस्सा भी लिया और इसी सम्मेलन में उन्होंने विचार भी रखे, प्रतिबद्ध किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे बात बढ़ती रही, फिर 1984 में वो घटना हुई और उसके बाद फिर 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू कर दिया गया। 84 में कौन सी? भोपाल गैस त्रासदी में। तो अगर घोषणा बात की जाए कि ये कब से चल रहा था, कब से मांग चल रही थी, 1972 जो स्टॉकहोम घोषणा हुई थी तब से ये चीज़ें चल रही थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब अधिनियमित हुआ था? अभी मैंने बताया था पर्यावरण संरक्षण के बारे में कि कब साइन हुए थे, कब हुआ था। इसमें जो अधिनियम की बात की थी अभी मैंने बताया था, अधिनियमित मतलब होता है जब साइन किए थे राष्ट्रपति ने। तो कब किए थे? 23 मई 1986 को साइन किए थे और उसके बाद नवंबर में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्या हो गया भाई? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में केंद्र सरकार की साधारण शक्ति का उल्लेख किन धाराओं में है? साधारण शक्ति जो केंद्र सरकार जिसमें अपनी शक्तियाँ बना सकती है, इसका उल्लेख किस धारा में है? तो धारा 3 से लेकर 6 तक इसका वर्णन है केंद्र सरकार के बारे में। याद रखना, केंद्र सरकार की जो शक्तियाँ हैं इसका धारा 3 से लेकर 6 तक। धारा 3 से लेकर 6 तक टोटल कितने हो गए? 3 नहीं होगा, 4 हो गए। 3, 4, 5, 6, 3 को भी तो जोड़ोगे, टोटल 4 धाराएं ऐसी हैं जो केंद्र सरकार के काम करेंगी। ठीक है, 3 से लेकर 6 तक। पर्यावरणीय प्रयोगशाला को स्थापित करने की शक्ति किसे है? पर्यावरण प्रयोगशाला, अभी मैंने बताया था, प्रयोगशाला कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। वही उपबंध वगैरह सब वही बता रही है, उपाय भी वही बना रही है, तो जैसे प्रयोगशाला भी वही बनाएगी। अपराधों का संज्ञान किस धारा में वर्णन है? मतलब अपराध किस धारा के तहत उसको अपराध की श्रेणी में लाया जा सकता है? तो धारा 19 के तहत। धारा 19 के तहत संज्ञान में लिया जा सकता है। ऐसे अपराध संज्ञान परिवाद कर लिया जाएगा। परिवाद मतलब उस पर बहस है इसके लिए। किसी व्यक्ति के पूर्ण दायित्व में
न केवल प्रदूषण के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति शामिल है, बल्कि पर्यावरणीय क्षति को पुनः ठीक करने की लागत भी शामिल। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? बेटा इस सिद्धांत को कहा जाता है प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत। यानी प्रदूषक इसको भुगतान भी करेगा अगर उसमें क्षति हुई है। प्रदूषण आपने कोई पर्यावरण को काटा, उसमें उसके बाद उसमें कोई क्षतिपूर्ति भी हुई तो उसका खर्चा भी कौन देगा? वही आदमी देगा। इसको कहा क्या जाएगा? इसको प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत। ठीक है। अगर जल प्रदूषण अधिनियम 1974 कब? देखिए सबसे पहले जो है आपका वन आया था, वन्यजीव। वन्यजीव कब आया? 1972 में। फिर उसके बाद आया आपका जल, और जल कब आता है? 1974 में। फिर आया पर्यावरण। पर्यावरण कब आया? 1984 में। याद रखना ये तीनों चीज़ें। ठीक है, कई बार मिक्स हो जाता है। सबसे पहले वन हुआ, वन के अंदर हम गए तो देखा जल, और जब इन दोनों को देखा बाहर आके तो पता चला पूरा पर्यावरण है यार। ठीक है। तो जल प्रदूषण अधिनियम 1974 कब अधिनियमित हुआ? तो ये अधिनियमित हुआ था 23 मार्च 1974 को। वो 23 मई को था, ये 23 मार्च को है। ठीक है, 23 मार्च 1974 को। क्लियर? आगे देखो, जल प्रदूषण निवारण जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 है। इसमें टोटल कुल अध्याय उसमें थे 426, याद है ना? तो इसमें टोटल कितने हैं? इसमें है 864। इसका ठीक डबल अध्याय है और 64 धाराएं। बात क्लियर है? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में प्रदूषण को किस धारा में वर्णित किया गया? देखो उसमें प्रदूषण था धारा 2 के का में, याद है ना, पर्यावरण में। और इसमें जो रखा गया है इसमें रखा गया है 2 के 5 में, यानी ये है 2 का ई, यानी 2 का अंगा। कहीं पर 2 का ई भी लिख के आ सकता है भाई, अंगा आपको 5वें नंबर पे होता है, 2 का ई भी लिख सकता है, 2 का अंगा भी लिख सकता है, आप समझ लीजिएगा। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 में परिभाषित सरिता में शामिल कौन कौन है भाई? सरिता हो भाई, सरिता को भी शामिल कर लेते हैं। सरिता बहुत देर से शामिल नहीं हुई थी भाई, कह रही थी हमको भी शामिल करो। तो इसमें कुलिया को भी शामिल किया गया, नदी को भी शामिल किया गया, भूमिगत जल को भी शामिल किया गया, उपरोक्त। यानी कहीं कोई भी जल हो, कहीं का भी बहता हुआ जल है, उन सभी को इसके तहत, सरिता के तहत प्रदूषण रखा गया। सरिता का अर्थ ही होता है जल का बाउल, यानी सौम्य, यानी पानी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 की किस धारा के तहत हुआ? देखिए अब राज्य की बात हो रही है, पूछ रहा है कि राज्य में किस धारा के तहत इसका वर्णन हुआ? तो राज्य में हुआ है धारा 4 के तहत। धारा 4 के तहत राज्य में वर्णन हुआ है, याद रखना। धारा 4 राज, कुछ सेम वॉइस भी कर रहा है, 4 राज 4 राज 4 राज 4 राज, ऐसे बोलना तो आपके दिमाग में बिल्कुल कंठस्थ बैठ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आए थे यूपीएससी 23 नवंबर 2021 को 3rd शिफ्ट में। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 की कौन सी धारा केंद्रीय बोर्ड के गठन से संबंधित है? केंद्रीय बोर्ड, पहले जल राज्य में था तो राज्य था धारा 4 के तहत। वहीं पे हम लोग जब केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र हो जाएगा धारा 3 के तहत। केंद्र भाई राज्य से पहले ही होगा, जाहिर सी बात है। तो केंद्र है धारा 3 के तहत और राज्य है धारा 4 के तहत। ठीक, अच्छा 3 ऐसे होता है, इसको थोड़ा ऐसे बना दो, का बन गया, तो बस का से हो गया केंद्र। ठीक, अच्छा बस ऐसे ही याद करना है अपने आप को, कैसे भी याद करो। जब नोट्स बनाओगे तो नोट्स में ऐसे ही बस थोड़ा बना लेना, तो ऐसे याद हो जाएगा कि हाँ ऐसे बनाया था तो केंद्र हो गया था। ये करना जरूर अच्छा लगता है, कई बार नोट्स पढ़ने में भी मज़ा आती है और कई बार ऐसे मजाक में याद हो जाता है हमेशा के लिए। जैसे एक अनुप्रास अलंकार का उदाहरण था, वो मुझे याद नहीं होता था, आज तक याद है। तरन तोड़िया तर्तमान तरुआ पोछा है, एकदम इतना रट गया था कि आज तक मुझे याद है। तो कई बार मजाक में कई चीज़ें एकदम याद हो जाती हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम के तहत 1974 की किस धारा के तहत हुआ? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण का जो है किस धारा के तहत हुआ? 3 अभी बताया था। केंद्रीय का जो हुआ है किस धारा के तहत हुआ है? 3। एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया क्या? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अनुसार बोर्ड का अधिवेशन कब होगा? बोर्ड का अधिवेशन प्रत्येक 3 माह, देखो 3 माह में कम से कम एक बार होना चाहिए। हर 3 माह में एक बार एटलीस्ट, कम से कम एक बार हो, ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर और भी कर सकता है, लेकिन कम से कम एक बार तो हर 3 महीने में होना ही होना चाहिए इसके अधिवेशन। ठीक है, जल का। संयुक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठन जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 की किस धारा के तहत निर्धारित किया गया? किसको? संयुक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन। अब देखिए इसी जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में एक और गठन किया गया, किसका? संयुक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन। किस धारा के तहत? धारा 13 के तहत। धारा 13 के तहत यहाँ पर हमें संयुक्त प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। ठीक, धारा 14 के तहत संयुक्त बोर्ड का संरक्षण के बारे में दिया गया था। और धारा 16 की बात की जाए, धारा 16 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्तव्य वगैरह को दिया गया है। धारा 17 की बात करोगे तो राज्य के कर्तव्य हैं, भाई केंद्र आगे रहेगा, तो 16 में केंद्र के कर्तव्य, 17 में राज्य के कर्तव्य, 14 में बोर्ड के जो कर्तव्य रहेंगे, बोर्ड की संरचनाएँ हैं इसके बारे में है। 13 में गठन करोगे, 14 में इसकी संरचनाएँ हैं पूरी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 की इस धारा के तहत कार्य करने की सूचना प्रदान करता है। कौन? राज्य। अब देखो राज्य किसके तहत करेगा? धारा 20 के तहत। धारा 20 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस धारा के तहत करेगा तो सूचना देता है। ये धारा 20 के तहत इसका उल्लेख है कि आप उसको दोगे। धारा 21 में है वही श्रामों के जो नमूने हैं उनके लेने की शक्ति वगैरह है। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के किसी उपबंध का उल्लंघन करने पर कितने माह तक का कारावास हो सकता है? देखिए इसमें जो कारावास है ये 3 माह तक का हो सकता है, जब जल का आप कोई भी ऐसा कुछ करते हो। इसमें क्या 3 महीने तक कारावास हो सकता है। अगर पैसे की बात की जाए तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। कई स्थितियों में दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसका उल्लेख भी अगर किया जाए तो इसका उल्लेख 45 का जो है, धारा 45 की का है, इसमें उसका उल्लेख किया गया, दंड का उल्लेख। आगे आ जाओ, अगला है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की कौन सी धारा कंपनी द्वारा किए गए अपराध को संबंधित है? अब देखिए कंपनी की बात की जाए तो कंपनी है इसमें धारा 46 में। हम लोग बात करते हैं प्रदूषण में कंपनी की बात करते हैं तो धारा 46 में। हम जल की बात करते हो तो धारा 47 में। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अधीन दंडनीय किसी अपराध पर विचारण कौन करेगा? इसमें कौन करेगा? देखो महानगर का मजिस्ट्रेट जो होता है वो भी कर सकता है। प्रथम वर्ग का कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है वो भी कर सकता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। देखिए जिला मजिस्ट्रेट नहीं करता है, महानगर का मजिस्ट्रेट कर सकता है, प्रथम वर्ग का कोई मजिस्ट्रेट कर सकता है, तो दोनों में से कोई भी एक। आगे देखो, अच्छा 49 के में इसका वर्णन भी है। इसका अगर बात की जाए तो धारा 49 का जो 1 है उसमें इसका वर्णन किया गया। जल प्रदूषण नियंत्रण नियम 1974 की किस धारा में केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख किया गया है? देखिए केंद्र सरकार किसके तहत नियम बनाएगी? तो ये धारा 63 के तहत केंद्र सरकार, देखिए 3 आया, 3 को ऐसे किया तो क्या बन गया? तो जाहिर सी बात है 63, 3 जहाँ दिखे तो वही है। अब इसमें देखो 3 इसमें दिखा तो ये केंद्र सरकार इसमें बनाएगी शक्ति। ठीक, इधर 3 से हो गया 3 और 3 का जब डबल हो गया यानी पावर डबल, 3 डबल हुआ यानी पावर बढ़ी, शक्ति बनाने की शक्ति धारा 63 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, देखिए वन्य जीव की बातें आ गई। पहले हम लोगों ने पढ़ा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के क्वेश्चन, फिर हमने पढ़े जल नियंत्रण रोकथाम 1974, अब हम लोग पढ़ रहे हैं वन्य जीव संरक्षण 1972 को लागू कहाँ पर है भाई? पूरे भारत में। पहले जम्मू कश्मीर नहीं था, लेकिन अब वर्तमान में सब कुछ सब जगह लागू है। क्लियर है ना? आगे आ जाओ। तो धारा 1 में परिभाषा पता ही होगी, फिर भी हम बता दे रहे हैं। सभी की जो धारा 1 में ही परिभाषा होती है हर चीज़ की। अब जिसमें धारा में 1, 2, 3 सब क्लास होते हैं, जैसे उसमें धारा का में प्रदूषण की, फिर उसके बाद प्रदूषक की, फिर उसके बाद सब की, ये सारी चीज़ नहीं थी। प्रदूषण, पर्यावरण की परिभाषा। आ जाओ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा में प्राणी यानी एनिमल शब्द का परिभाषित किया गया? एनिमल शब्द को धारा 2 के 1 में एनिमल शब्द को परिभाषित किया गया। अगला आ जाओ, प्राणी के अंतर्गत कौन कौन आता है? देखिए प्राणी में जिसमें जान होती है, स्तनधारी हो या अंडे अंदर भी जान है भाई। पक्षी, मत्स्य, इनके अंदर भी जान है। सरीसृप, जलचर, इनके अंदर भी जान है। यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 2 के का में जो धारा 2 के का में साफ साफ वर्णन है इन सभी का कि इसमें कौन कौन शामिल होगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बंदी पशु, जो हम लोग जिनको बांध के रखते हैं, का अर्थ अनुसूची 1, 2, 3, 4 में निर्दिष्ट कोई भी पशु है जो पकड़ा गया है भाई, जो पकड़ा गया है कोई भी पशु। जो कैद में रखा गया है वो भी है, कैद में जो प्रजनित है यानी कैद में ही जो जन्म इसने लिया है वो भी सब सारे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। निवास स्थान यानी हैबिट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? हाँ, निवास के अंतर्गत कौन कौन आते हैं भैया? निवास के अंदर कैसी प्राकृतिक निवास हो, भूमि, जल, वनस्पति। भाई भूमि में हो, जल में, वनस्पति, स्थल, जो किसी अन्य प्राणी का प्राकृतिक निवास हो, कहीं भी रहते हो भाई, सब कुछ आ जाते हैं। ऐसा तो है नहीं भाई जल में रहोगे तो नहीं आओगे, सब जगह आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। पशुधन यानी जो लाइव स्टॉक है, इससे क्या प्रेत है, मतलब क्या आपको इससे समझ मिलती है? तो लाइव स्टॉक क्या है भाई? पालतू पशु, ये भी पशुधन में आते हैं।
पालतू पशु भी आपके पशुधन में आते हैं। कृषि के उपयोग आने वाले पशु, बिल्कुल ये भी बिल्कुल पालतू होते हैं, ये भी आते हैं पशुधन में। जंगली पशु, कुछ जंगली पशु हैं जो पशुधन में आते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। उपयुक्त में सही यानी ऑप्शन एकदम सही होगा। लेकिन 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 अगर मान लो यहीं पर कोई ऐसा ऑप्शन आ जाता है कि एक या दो दोनों, तो फिर हम लोग इसको लगाते हैं, क्योंकि जंगली पशु कई बार इसमें नहीं आते हैं, अपवाद है ये। लेकिन ऐसी स्थिति में जब होगा तो हमें इसको एकदम क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, बात क्लियर है? आ जाओ आगे। वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत क्या क्या आता है? आ जाओ भाई। वन्य जीव के अंदर क्या क्या आएगा? भूमि वनस्पति प्राणी जो किसी प्राकृतिक वास का एक भाग है, जलीय प्राणी जो प्राकृतिक वास का एक भाग है, ऐसे प्राणी जो केवल जंगल में, अरे जंगल में कहाँ रहते हो भाई, कहीं भी रहते हो। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, यानी पहला और दूसरा एकदम सही है। वन्य जीव संरक्षण परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति की जाती है, किसके तहत नियुक्ति करोगे भाई? केंद्र सरकार द्वारा। याद रखना ये जितनी भी चीज़ें हैं इनमें ज़्यादातर तवज्जो किसका है? केंद्र सरकार का। हम लोगों को पीछे भी हम लोग पढ़ा था वन्य जीव जल वाला 1974 जल संरक्षण नियम, तो 1974 में क्या देखा था? केंद्र जहाँ आ रहा था वहाँ 3 आ रहा था, याद है ना? शक्ति आई थी तो 3 दूनी 6 यानी 63 आ गया था, याद है ना? ये सारी चीज़ें याद रखा, रिलेट किया करो, ऐसे ही मज़ा आएगा पढ़ने में। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा कौन नियुक्त करेगा? एक, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक नियुक्त करेगा, वन्य प्राणी अभिरक्षक ये भी नियुक्त करेगा, अवैतनिक वन्यजीव संरक्षक भी नियुक्त करेगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? अच्छा एक बात तुक्के बात है, कभी भी अगर ऑप्शन में ये लिखा हो ना उपरोक्त में सभी, तो फिर 100% ऑप्शन 100% तो नहीं कह सकते हैं, 90% ऑप्शन वही सही होता है। अब कभी कभी किस्मत खराब होती है, बात अलग है, 90% वही सही होता है। ये उपरोक्त अगर लिखा है तो फिर वही आंसर होगा। वन्यजीव संरक्षण नियम 1972 की धारा 5 का के तहत किससे संबंधित है? जो 5 का है वो संबंधित किससे? तो 5 हम आपको बता दें, जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड होता है, बोर्ड का गठन किया गया था 5 के ए के तहत। तो वन्यजीव बोर्ड ये है ऑप्शन, ये राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया 5 के 1 के तहत। ठीक है, इस बोर्ड का जो अगर अध्यक्ष की बात करोगे तो इस बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। यानी वर्तमान में बात करें तो राष्ट्रीय वन्यजीव जो बोर्ड है इसके अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। बात क्लियर है? आगे राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड में संसद के कितने सदस्य होते हैं? संसद के टोटल 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, संसद के टोटल 3 सदस्य होंगे, जिसमें संसद जाहिर सी बात, संसद में 2 सदन होंगे, या तो लोकसभा होगा या राज्यसभा होगा, जिसमें से 2 आते हैं लोकसभा से और 1 आता है राज्यसभा से। टोटल हमारे पास 3 संसद से सदस्य होते हैं। बात क्लियर है? आगे आ जाओ। अभ्यारण्य के अंदर चरने की अनुमति वाले पशुधन के लिए संक्रमण रोग के विरुद्ध टीकाकरण के तहत अधिनिष्ठ है। जो चरने के लिए पशु आते हैं एक अभ्यारण्य के अंतर्गत, उनको एक टीकाकरण की भी किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आया है, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, उनको टीका किया जाता है। तो किस धारा के तहत ये चीज़ें सब वर्णित हैं? तो ऑप्शन है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33 के ए के तहत इसका वर्णन किया गया। याद रखिएगा, धारा 33 के ए के तहत जो पशुधन आते हैं उनका वर्णन किया जाता है, उनका वर्णन किया गया कि उनको टीका वगैरह लगाया जाएगा। बात क्लियर है? याद रखिएगा सारी चीज़ें, नोट्स बुक बना के रखिएगा। नोट्स की कोशिश किया करिए कि चाहे जितना वीडियो हो उसको नोट्स कोशिश जितना शॉर्ट से शॉर्ट बना पाओ। आप अगर शॉर्ट नोट बनाना स्टार्ट कर दिए ना, जाहिर सी बात है आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर दोगे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 के ए के जो है वो किससे संबंधित है? अब भाई साहब आ जाओ, 38 का ए जो है वो हम आपको बता दें, जो चिड़ियाघर हमारे यहाँ होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाले केंद्रीय चिड़ियाघर होते हैं, उसका संबंध हमेशा 38 का ए होता है। चिड़ियाघर द्वारा जानवरों को दिक्कत नहीं भाई, चिड़ियाघर ये है चिड़ियाघर और प्राधिकरण का, हाँ गठन, बिल्कुल सही बात, केंद्र सरकार का चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, 38 का ए। याद रखिएगा, एकदम कंठस्थ रखिएगा। इसमें टोटल जो होते हैं एक अध्यक्ष होता है और 10 सदस्य होते हैं टोटल इस गठन में, इस जो प्रक्रिया होती है पूरी प्राधिकरण का जो होता है इसमें। ये है डैश के फलस्वरूप वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 बनाया गया था। अब भाई साहब 2013 इसके तहत बनाया गया था। अच्छा एक चीज़ और आपको बता दें, 2013 में एक चीज़ और होती है, 2013 में एक चीज़ और होती है। क्या? पहले इसका आंसर, तो इसका आंसर तो ये है CITES, ठीक है, जिसको हम लोग आम भाषा में साइट से बोलते हैं, या कई बार उसको लोग सिटीज़ बोल देते हैं। ठीक है, इसके तहत आता है। और इसका अगर स्टार्ट किया जाए तो इसका जो है इसको 1 जुलाई 1975 में बोला गया था इसके लिए कि बहुपक्षीय में संधि हुई थी कि ये कर दिया गया। 2013 की मैं बात कर रहा हूँ, 2013 में एक चीज़ और हुई है। क्या?
जो भी स्त्रियां कहीं पे काम करती हैं तो उनके जो शोषण होता है उसके खिलाफ जो अधिनियम बनाया गया है वो कब बनाया गया? 2013 में। यानी कामगर स्थान में उनके साथ जो शोषण होता है उसके खिलाफ अधिनियम 2013 बनाया गया था। अच्छा, ये थी आज की टोटल क्लास। सो थैंक यू फॉर विजिट दिस चैनल छोटा है, सबको लगता होगा अगर टाइम बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि सारे चैप्टर मैं कंप्लीट कराऊँगा। और पढ़ने के एक दो फ़ायदे और हैं कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी तैयारी कहीं ना कहीं मैंने भी की थी, वर्तमान में मैं सिलेक्टेड भी हूँ, सबको पता ही है। तो बस उम्मीद है आपसे, आप लगातार लगे रहिए और कोशिश यही रहेगी कि हम अपने आप से कहीं ऊपर आपको लेके जाके पहुंचा सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगर किसी भी चीज़ से, किसी भी टॉपिक से आपको नया वीडियो चाहिए हुआ करे तो आप कमेंट किया करिए, उस टॉपिक का पूरा मैं वीडियो बनाऊँगा। जैसे एक टॉपिक का आया था, बहुत जल्द बनाने वाला हूँ, रीजनिंग का कोई टॉपिक था, उसकी क्या है PDF वगैरह तैयार होने में थोड़ा समय लग रहा है। इस समय क्या है, मेरी पोस्टिंग भुज में है, सबको पता है, भुज के जस्ट पास में। भुज में बड़े हालत ख़राब है, भारत पाक का जो युद्ध चल रहा है, इस वजह से टाइम बिल्कुल नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए वो वीडियो शूट करूँ। और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में जल्द से जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।